नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक और आईपीओ की जो कल से 31 अक्टूबर से खुलने जा रहा है। कंपनी का नाम है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड और ये जो कंपनी है ये एक और इंटरनेट या प्लेटफॉर्म कंपनी है जो ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल जिसका है। तो आज बात करेंगे ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं और इसके वैल्यूएशन समझने की कोशिश करेंगे। किस प्राइस पे लिस्ट हो सकता है और क्या ये लॉन्ग टर्म शेयर रखने लायक है या नहीं। साथ ही साथ इसके प्रमोटर जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये जो प्रमोटर हैं ये इसके प्रमोटर जैसे आप जानते ही होंगे वो पीयूष बंसल हैं जो शार्क टैंक में अपने जो जज के रूप में आते थे और सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव हैं। वो भी 2 करोड़ के आसपास अपने शेयर्स जो हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के रूप में इस आईपीओ में बेच रहे हैं। तो पहले हमेशा की तरह कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादा पुरानी कंपनी की हिस्ट्री नहीं है। कंपनी की स्थापना 2008 में हुई। उस समय जो कंपनी का नाम था वो वैल्यू टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड था। 2015 में इस कंपनी का नाम बदलकर लेंसकार्ट जो भी फ़िलहाल नाम है वो लेंसकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। और चूँकि इनको इस बार आईपीओ लाना था और काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का इनका जो फंडिंग लगी हुई थी इस कारण से इन्होंने 2025 मई में इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में बदल दिया और अब इस कंपनी का नाम जैसा आप जानते हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड हो गया है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो जो कंपनी है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटीग्रेटेड आईवीआर कंपनी है जो डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। ये क्या चीज़ होती है एक एक करके इस बात को समझ। तो पहला सिर्फ इस बात पे ध्यान रखते हैं ये कंपनी जो है ना चश्मे बनाती है। अब ये कंपनी तरह तरह के चश्मे बनाती है। इसमें से इनका एक मेन सेगमेंट है वो है जो नज़र के चश्मे जो डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करके देता है उसको प्रेस्क्रिप्शन आईवीआर बोलते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनली अगर आपको चश्मे की रिक्वायरमेंट होती है तो आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस में किस तरह से वो चश्मे को प्रोक्योर करते हैं। तो होता ये है पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपकी आईज़ को टेस्ट करता है, फिर वो कुछ दवाई डाल देता है आपकी आंखों में जिससे आपकी पुतलियाँ आंखों की पुतलियाँ वो फैल जाती हैं। उसके बाद वो एक और रूम में आपको भेज देता है जहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठा रहता है। वो आपके आई का लेंस चेक करता है और फिर वो नंबर देता है। नंबर देने के बाद आप एक दुकानदार जो भी आपके मार्केट में आपके जान पहचान का या मार्केट में जो फ्रेम वाला होता है उसके यहाँ जाते हैं, उसको अपने चश्मे का नंबर बताते हैं वो और वहाँ उसकी दुकान पे आप फ्रेम पसंद करते हैं। फ्रेम पसंद करने के बाद वो आपको 2 दिन बाद आने को कहता है। आपके से वो पर्ची जो होता है उसकी वो या तो वो रख लेता है या उसका नंबर चश्मे का नंबर नोट कर लेता है। फिर वो बाज़ार में जाता है, बाज़ार में वो लेंस उस तरीके का तैयार करा के उस जो फ्रेम आपने पसंद किया है उसमें फिटिंग करके दे देता है और फिर जो फाइनली वो आपको वो चश्मा डिलीवर करता है। अब ये ट्रेडिशनल मॉडल हुआ। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत एक तो ये है कि आपको टाइम काफ़ी लगता है। दूसरी बात ये है कि आपके आसपास ज़रूरी नहीं है जिस तरह का फ्रेम हो उस तरीके का जिस तरह का फ्रेम आपको पसंद आ रहा हो उस तरह का फ्रेम उस दुकानदार के पास हो, क्योंकि फ्रेम जो है हज़ारों तरह के फ्रेम हो सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जो क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आपका चश्मा जो है वो किसी कारण से किसी जगह टूट गया। एक आप शहर रहते हैं मान लीजिए मुंबई में और आप वडोदरा में जाके मान लीजिए आप किसी काम से गए, वहाँ आपका चश्मा टूट गया और वहाँ पर आपकी लाइकिंग का वो लें और आपको वहाँ रहना है कुछ दिनों के लिए वडोदरा में, तो आपको चश्मे की अगर आवश्यकता है तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके का लेंस और जिस तरह की क्वालिटी आपको मुंबई में मिली वो वडोदरा में भी मिल जाए। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे वडोदरा में मिल जाती है क्वालिटी, लेकिन उदाहरण के लिए हम 2 शहरों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो होता ये है कि आपको प्रॉब्लम क्या आती है और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये जो चश्मे जो पहनते हैं उनको लिए कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर चश्मा टूट जाता है उसके बाद उनको उसी जहाँ से उन्होंने ओरिजिनली बनवाया होता है ना उससे उनकी आंखें सेट रहती है, तो वो उसी व्यक्ति से लेना पसंद कर। अच्छा, ये तो रही कस्टमर की प्रॉब्लम। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो रिटेलर की और जो फ्रेम और लेंस की जो सप्लाई चेन है, जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है उसकी भी बात करते हैं। तो ज़्यादातर ये जो माल ये चश्मे वगैरह फ्रेम वगैरह बनते हैं ये इनका सोर्सिंग होती है चाइना से। अब आपने चाइना से सोर्सिंग चाइना में वो बन रहे हैं, फिर एक इम्पोर्टर है उसने उसको सोर्स किया, इम्पोर्टर से होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर तक आया और रिटेलर के पास फिर वहाँ से आया। तो ये 4 या 5 स्टेप जो है ना, इसमें हर स्टेप पे जो कॉस्ट है ना वो चश्मे की वो बढ़ती जाती है। तो इसके लिए इन्होंने यानी लेंसकार्ट वालों ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। वो ये कहते हैं हम मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर करेंगे और डायरेक्ट कस्टमर को दे देंगे। ठीक है, अब
ये रही इनका इनका बिजनेस था ये कुछ समय पहले का। अब ये जिस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं लेंसकार्ट वाले, अभी पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन अभी जिस तरफ ये शिफ्ट हो रहे हैं वो ये है कि ये रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। केवल रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद ये मैन्युफैक्चर इन हाउस करेंगे, यानी इंडिया में करेंगे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में करेंगे और फिर वहाँ से तुरंत जो है ना ये कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो इनकी जो है सारा मार्जिन जो है ना वो इनके कंट्रोल में आता है। दूसरी चीज़ ये जो टर्न अराउंड टाइम है, यानी ग्राहक को जो डिलीवर करने का टाइम है चश्मे को और लेंस को, तो वो बहुत क्विक हो जाता है। तीसरी चीज़ सप्लाई चेन पे इनका टाइटली कंट्रोल होता है, मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। तो बेसिकली लेंसकार्ट जो है जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं, चाहे वो इम्पोर्टर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर, उन सबको एलिमिनेट करके वो डायरेक्ट टू कस्टमर का बिजनेस जो है वो जनरेट करता है। ये रही बात सप्लाई की, यानी लेंस की और चश्मे के फ्रेम की सप्लाई की बात रही। दूसरी साइड रहा ग्राहक का एक्विजिशन, क्योंकि एक तरफ से सप्लाई, दूसरी तरफ से ग्राहक और बीच में ये। तो अब ये ग्राहक को कैसे एक्वायर करते हैं, तो इनका वेब प्लेटफॉर्म है, यानी इनका जो वेबसाइट है इनकी, इसके अलावा इनका ऐप भी है। तो सोशल मीडिया के थ्रू या वेब और जो इनका जो ऐप है और वेबसाइट के थ्रू और जो सर्च वगैरह के थ्रू कोई भी आदमी इनकी साइट को एक्सेस कर सकता है। और वहाँ पर इनका जो पर्टिकुलर चश्मे का नंबर है वो या तो आप कॉल करते हैं तो वो इनका ऑप्टोमेट्रिस्ट आके आपकी आइज़ जो है ना वो चेक कर लेगा और नंबर को कंफर्म कर लेगा, या वो अगर ऑल टुगेदर नया नंबर देना है तो वो नया नंबर भी दे सकता है। इसके अलावा अगर आप बुलाना नहीं चाहते तो इनके स्टोर पर जाकर भी आप इनकी मशीनों पर जो है अपनी आइज़ टेस्ट कर सकते हैं। और कोई रिमोट, मतलब दूसरी जगह बैठा हुआ होगा कोई आदमी, ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठा होगा, तो वो आपकी आइज़ को दूर से यानी रिमोट लोकेशन से ही चेक करके ये बता देगा कि भाई आपकी आइज़ का या यानी इस चश्मे का आपका नंबर क्या होने वाला है। तो इस तरीके से जब आपका चश्मे का नंबर पता लग गया तो आप फ्रेम पसंद कर लें, ऑनलाइन पसंद कर सकते हैं आप, या यानी उसमें आप टेस्ट करके दे सकते हैं इनके मोबाइल और वेब ऐप के थ्रू, यानी वेबसाइट के थ्रू, या आप फिजिकल स्टोर जो है वहाँ पर जाकर भी आप अपना चश्मे का फ्रेम पसंद कर सकते हैं। जब आपको ये दोनों चीज़ें पसंद आती हैं तो इनकी सेंट्रलाइज जो फैसिलिटीज़ हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, तो वहाँ पर जो है ये इस फ्रेम को और लेंस को तैयार कर लेते हैं और वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है या स्टोर से आप ले लेते हैं। तो ये बेसिकली इनका सोर्सिंग का और मतलब रॉ मटेरियल और जो फ्रेम और लेंस का सोर्सिंग और दूसरी तरफ ग्राहक का एक्विजिशन और दोनों को मैच करना, तो ये कंप्लीट इनका बिजनेस मॉडल हो गया। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की। तो जिनका जो एक मेजर प्रोडक्ट है वो है नज़र के चश्मे, जिसको प्रेस्क्रिप्शन आई वियर बोलते हैं या आई ग्लासेस बोलते हैं। दूसरा चीज़ है वो धूप के चश्मे यानी सन ग्लासेस। तीसरी चीज़ जो इनकी कॉन्टैक्ट लेंसेज, और जो चौथा है वो आई वियर एसेसरीज़। तो ये जो एक्सेसरीज़ हैं इनमें से आप ये समझ लीजिए वो चश्मे के केसेस हुए, इसके साथ ही साथ चश्मे को पहुँचने का जो वो एक कपड़ा टाइप जो चीज़ आती है वो, और आप ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज में जो लिक्विड आता है वो। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें ये एक्सेसरीज़ में लेते हैं। और ये जैसे मैंने बताया ये डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और रिटेलिंग करते हैं। ब्रांडिंग क्यों आवश्यक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए बिना ब्रांड के आपने भी जो है चश्मा पहन रखा है लेंसकार्ट का, और दूसरे ने भी पहन रखा है लेंसकार्ट का चश्मा। अब बात ये है कि आप का चश्मा और दूसरे का चश्मा में डिफरेंशिएशन कैसा होगा प्राइसिंग के मामले में। तो जब आपको प्राइसिंग अलग अलग कैटेगरीज में करनी होती है, यानी प्रीमियम है, इकोनॉमी है, लग्जरी, इस तरीके जब आपको प्राइसिंग करनी पड़ती है तो इसके लिए ब्रांडिंग आवश्यक है। तो वहाँ पर आप देख कर ही बता सकते हैं कि अरे यार इसके पास तो ये पर्टिकुलर लेंसकार्ट का तो है माल, लेकिन इसके पास ये पर्टिकुलर ब्रांड का है, तो ये जो है ना चश्मा इसने महंगा वाला चश्मा लिया है। तो बेसिकली आदमी को एक तरीके से सॉर्ट ऑफ एक कंफर्ट या कोजीनेस प्रोवाइड करने का कि भाई उसने एक लग्जरी आइटम लिया या अच्छी क्वालिटी की चीज़ ली है, तो उसके लिए ये ब्रांडिंग आवश्यक होती है। तो टोटल इनके 22 ब्रांड हैं, उसमें जो प्रीमियम ब्रांड है वो जॉन जेकब, ओनडेज है, अफोर्डेबल प्रीमियम और इकोनॉमी यानी मिड रेंज और जो इकोनॉमी रेंज जिसको थोड़ा सा ऑर्डिनरी रेंज जिसको बोलते हैं, उसमें इनके विंसेंट चेज है, हसलर है और हुपर किड है। इस तरह के इनके ब्रांडिंग है। ऑर्गेनाइज रिटेलर में ये FY25 में इन्होंने जो नज़र के चश्मे बेचे उसमें ऑर्गेनाइज रिटेल में ये सबसे ज़्यादा चश्मे बेचने वाली कंपनी है। और ये जो है
400 से लेके 42,000 तक के नज़र के चश्मे बेचते हैं। एक और चीज़ हुई, वो हुई ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी कि जब आपकी साइट पर ग्राहक आता है या वेब पे ग्राहक आता है या स्टोर पर आपको ग्राहक आता है, तो आप किस तरह का माल वो लेकर जाता है, कितने रुपए का माल वो लेके जाता है। तो 18% जो इनके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो लेस देन 2,000 रुपीज़ के हैं, और 18% ही जो है वो ग्रेटर देन 10,000 रुपीज़ के हैं। और जो बाकी जो 64% ट्रांजैक्शन है वो इनके 2,000 से 10,000 के बीच में होते हैं। फिर जैसे मैंने बताया ओमनी चैनल है, तो ओमनी चैनल में वेब और ऐप तो है ही, इसके अलावा ये थर्ड पार्टी जो कुछ आईवीआर जो सेलर्स हैं, यानी कोई और साइट भी हो सकती है जो नज़र के चश्मे बेचती हो, वो चाहे बनाती नहीं हो, तो इन्होंने आप ये समझिए इनका माल बेचने वाली तो थर्ड पार्टी आईवीआर कंपनीज हो सकती हैं, या ये ई कॉमर्स पर भी हैं और क्विक कॉमर्स पर भी, क्योंकि ये जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूँ तो ये जो सोर्सिंग करते हैं 53% जो सोर्सिंग करते हैं वो चाइना से करते हैं। वहाँ पर इनका एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है जो इन्होंने 2018 में शुरू किया, तो 53% सोर्सिंग वहाँ से करते हैं। इसके अलावा भारत और इंटरनेशनल अन्य देशों से जो सोर्सिंग है वो 47% होती है। भारत में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुरुग्राम हरियाणा में है और राजस्थान में भिवाड़ी में। इसके अलावा इंटरनेशनल इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दुबई में और सिंगापुर में है। इनके जो ऑपरेशंस हैं यानी जो फिजिकल स्टोर्स हैं, क्योंकि वेब पे भी हैं ये, मतलब डिजिटल इनका एक्सेस भी कर सकते हैं, इसके अलावा फिजिकल स्टोर्स भी इनके हैं। तो जो फिजिकल स्टोर्स हैं वो जून 2025 में 2806 थे, उसमें से जो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड यानी कंपनी ही उसको ओन करके रन कर रही है तो वो हैं 2311, और जो इनके फ्रेंचाइजी इन्होंने दे रखी है वो 495 स्टोर्स की दे रखी है। 2137 इनमें से जो 2137 यानी 2806 जो टोटल इनके स्टोर्स हैं, इसमें से 2137 इनके इंडिया में हैं और 669 जो है वो जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, हांगकांग में, ताइवान में और ऑस्ट्रेलिया में है। टोटल ऑपरेशन रेवेन्यू का 61% इनका इंडिया से आता है और 39% जो है वो बाहर के कंट्रीज से आता है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की और वैल्यूएशन की। तो देखिए इनका जो FY24 में रेवेन्यू, मतलब 23 FY23 से FY24 में इनका रेवेन्यू 43% बढ़ा, और जो FY24 से FY25 में इनका रेवेन्यू 23% बढ़ा, और FY25 में यानी पिछले साल का इनका जो रेवेन्यू था वो 6653 था, 6653 करोड़। और अब इनका जून क्वार्टर में यानी इस साल का जो जून क्वार्टर है वहाँ पे इनका रेवेन्यू लगभग 1900 करोड़ रहा है। तो अब 1900 करोड़ को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे FY26 का टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, तो वो करीब करीब होता है 7600 करोड़। तो इस बार की ग्रोथ यानी FY26 में पिछले साल FY25 के कंपैरिजन में जो ग्रोथ है, सेल्स की ग्रोथ है वो 14% है। अब आपको इस चीज़ से एक निष्कर्ष ये निकालना पड़ेगा कि इनकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, क्योंकि पहले FY24 में 43% रेवेन्यू बढ़ा, इसके बाद 23% रेवेन्यू इनका बढ़ा FY25 में, और FY26 में जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई वहाँ पर ये लगभग 14-15% रेवेन्यू इनका बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2 कि इनकी जो EPS है वो FY25 वो मात्र 80 पैसे थी, 0.8, बहुत ही कम EPS है इनकी, और ROE मात्र 2% था। और ये जो 0.8 है ये भी एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के बाद है, अदरवाइज इनके पिछले सालों में जो EPS नेगेटिव है यानी कि ये लॉस में है। तो शायद कुछ मर्चेंट बैंकर के साथ मिलके, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ मिलके ये अपने अकाउंटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करके ये बताना चाहते हैं कि देखो हमारी कंपनी जो है ना वो प्रॉफिटेबल है। तो अब अगर मैं प्राइस टू अर्निंग की कैलकुलेशन करूं तो वो अपर प्राइस बैंड 402 रुपये पर लगभग 526 का पी आता है, 526 का पी इनका है। और ये जो है अगर अपर प्राइस बैंड पर जो ये करीब करीब सर्टेन है कि अपर प्राइस बैंड पर भी अपना शेयर इशू करेंगे, तो अपर प्राइस बैंड पर इनका मार्केट कैप जो है वो 70,000 करोड़ हो जाता है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये जो इशू आ रहा है इसमें कुछ जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बेच रहे हैं, तो हमारे जो पीयूष बंसल जी हैं वो बेचने वाले हैं इसमें से, और 2 करोड़ शेयर करीब करीब वो बेचेंगे।
और 5128 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है रुपए का, और 2150 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है। ये बेसिकली जो फ्रेश इशू है ये कंपनी के पास जाएगा। कंपनी क्या करेगी इसका, कंपनी बेसिकली जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करेगी, क्लाउड सर्विसेज को इम्प्रूव करेगी, इसके अलावा कुछ अपने नए स्टोर्स खोलेगी। तो कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड जो इनके स्टोर्स है उसके लिए केपेक्स करेगी। तो काम तो ढंग का ही करने वाले हैं जो नया इशू है उससे। तो डिस्कशन को समराइज़ करूं तो ये कहें कि देखिए ये जो कंपनी है इसकी एक तो सेल्स ग्रोथ जो है ना वो लगातार कम हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि कंपनी में अगर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट नहीं होता तो अभी तक कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तीसरी चीज़ ये कि 526 का इसका पी है। अच्छा, अच्छी बात ये कि देखिए इन्होंने जो है एक इस तरह का बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है जिसमें आप जितने भी रिटेलर है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी तो सफाई हो जाने वाली है और सारा मार्केट एक कैप्चर करते हैं। दूसरी बात, इनका कोई लिस्टेड पीयर है नहीं, तो इनके सामने बहुत बड़ा जो है ना स्कोप, बिजनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन बात ये नहीं है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल हम एज शेयर होल्डर्स हमें ये सोचना है कि इस वैल्यूएशन पे ये कंपनी कितनी हमको रिटर्न देने की क्षमता रखती है। अब 80 रुपये का अगर मैं प्रीमियम मान लूँ तो ये 526 का जो पी है ना ये बढ़कर और भी ज़्यादा हो जाने वाला है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कंपनी ऐसा नहीं हो कि इसका हाल भी पेटीएम और नायका टाइप का हो जाए। तो केवल एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो है ना उनको इस शेयर में डील करना चाहिए। आप अप्लाई करें और लिस्टिंग में अगर आपको कुछ मिल जाता है तो आप वो प्रीमियम लें और शांति से बैठें। फिर आप एक बार इस कंपनी को साल 6 महीने में जब इसका हाइप ठंडा हो जाए तो वापस एक बार रिव्यू करें और देखें कि भाई इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का आ रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ओवरऑल मेरी राय तो यही है कि ये एक शॉर्ट टर्म बैट है, लॉन्ग टर्म बैट तो बाद में देखी जाएगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।